लगता है कई बार क्या कि अखंड भूमंडल पर, भूमंडल से मेरा मतलब भारत ही है, उसको नाइजीरिया तक न ले जाइएगा, है अखंड भारत पूरे में क्या या तो कोई सीधे आ जाएगा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है करे है, और जो सीधे नहीं आए वो आउट हाउस में आए, लेकिन अब तो रहना वैसे ही पड़ेगा क्या, ऐसा परिदृश्य दिखाई दे रहा है क्या। उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है 27 में नहीं 24 में मायावती जी, मैं उन सबको आदर के साथ स्मरण करते हुए कह रहा हूं, मायावती जी के उम्मीदवार और आजम साहब और शिवपाल जी के संभावित आउटफिट के उम्मीदवार, कोशिश ये कि उसमें ओवैसी भी एडजस्ट हो जाए, मान लो ओवैसी ना भी हो तो ओवैसी उतना बड़ा इशू नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके पास वोट नहीं क्या, आजम खान के पास पश्चिम में वोट है। ये दो बड़े घटक तो आपको प्लस करेंगे, और समाजवादी पार्टी के लिए टंटा बनेंगे। क्या जैसा कहा जा रहा है सिंह साहब कि ये मौसम तभी बदला जब भविष्य की रूपरेखा कागज पर तय हो गई, भाई ऐसा आप करेंगे, ऐसा आप करेंगे, ऐसा आप करेंगे, ये आप बोलेंगे, ये आप बोलेंगे, ये आप बोलेंगे, हामी भरो दस्तखत करो तो मौसम बदले, तो बटन दबाएं, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने कहा कि टीवी पे आप मानो, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा, और समाजवादी पार्टी ने जो विधानसभा के चुनाव में 111 सीटें जीती हैं और 12% वोट एनहांस किया है, उसके लिए संकट का कारण हो जाएगा ये नया परिदृश्य। अब इसमें जयंत चौधरी का अगले राउंड में मैं लाऊंगा, वो भी एक सुगबुगाहट छोड़ गए हैं, वो भी देखना होगा। ओपी सिंह जी, दास जी, डिबेट से पहले जो आपने इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया है, तो समझिए कि पूरे डिबेट का था। अब हम लोग पार्टी के बैठे हैं तो पार्टी के हिसाब से बोलेंगे, ये स्वाभाविक है जी। लेकिन जो मुख्य पात्र हैं इस घटनाक्रम के, उनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बातों से भी बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। हालांकि यह समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला, भारतीय जनता पार्टी से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये दो बातें आती हैं, एक तो ये क्या ये जो घटनाक्रम हुई इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, और दूसरा ये कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के बल्ले बल्ले। मैं दोनों के बारे में बोला कि दो ही चीजें आपने इस डिबेट में मुख्य रूप से रखी। नंबर एक, अगर ये पहला प्रयोग हो तो हमारे मन में शंका होगी कि कहीं इसका लाभ मिलेगा कि मुझको हार मिलेगा। आप ये बताइए कि 2017 से सारा प्रयोग तो आप देखते चले आ रहे हैं, और आपने जब 2019 का प्रयोग देखा तो पूरे भारतवर्ष में लगा कि अरे बाप रे बाप, अब तो अखिलेश और मायावती जी मिल गई, कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोटियां डूब न जाए। क्योंकि कांग्रेस से जब समझौता किया था तो को बहुत हल्के में लोगों ने लिया, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक था नहीं। ये हुआ कि इनका थोड़ा सा प्लस हो जाएगा दोनों को, लेकिन जब मायावती के साथ किया तो लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की लोटियां डूब जाएगी। उसके बाद हुआ क्या हुआ सपा का, क्या हुआ बसपा का। 2000 मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ दोनों बातों को। बस दूसरा पॉइंट, 2019 में अखिलेश यादव, वाईएम का नारा, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, उसके बाद महादल अशोक मौर्य, और कितने दल इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी की लोटियां डूबी और समाजवादी पार्टी, और तब आश्चर्य हुआ जब चैनलों पर ये देखिए कि पहले चरण में भाजपा साथ, दूसरे में साथ, तीसरे में साथ, चौथे में स्टैंड करेगी, पांचवें में कुछ लड़ेगी, जब पूर्वांचल में जाएगी छठवें सत्तों में साथ। निष्कर्ष क्या निकला? पहले चरण का निष्कर्ष क्या निकला, दूसरे का क्या निकला, तीसरे का क्या निकला, और जो राजनीतिक पंडित जो दाव पे जो हारी बाजी का दाव लगाते थे वो चारों खाने चित हो गए। और भारतीय जनता पार्टी को स्वयं इसका उम्मीद नहीं था कि समाजवादी पार्टी इतनी बुरी तरीके से हारे। क्यों? क्योंकि परिवारवाद और जातिवाद का नारा चलता नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अब बताइए जब सारे प्रयोग हो गए
और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, और भारतीय जनता पार्टी को यह पूरा विश्वास है कि चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चाहे 2027 का चुनाव हो, हमारी जो नीतियां हैं, हमने जनता की जो सरकार में भागीदारी की है, हमने जो सुविधाएं दी हैं, जो देश की आजादी के ओपी सिंह, अरे मेहदी साहब आ रहे, हम आएंगे, ये ठीक है ओपी सिंह साहब, ठीक बात। आज हम लोग बहस को बड़ी प्रैक्टिकल रखेंगे, आज योजनाओं तक नहीं जाएंगे आज। अरे रुको भाई मेहदी साहब, रुको एक मिनट रुको, अरे 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने वोट की चोरी किया है। ओपीसी, ये इस बात का कोई अर्थ नहीं, नहीं, गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। एसके मेहदी, अरे मेरा सवाल सुनो भाई, ठीक, ओपी सिंह जी रुक, एक मिनट रुक जाइए, ठीक रुक जाइए। एसके मेहदी, आप गलत बात कर रहे हैं। अरे भाई दोनों लोगों को रोकिए, का मुकद्दर बनने वाला हो, ये हास्यास्पद तर्क है, ठीक है, ये भाजपा ने गैर वाजिब तरीके से मैं, ठीक, अरे रुको भाई एसके मेहदी, मैं सलाह दूंगा तब वोट की चोरी ठीक, करना ये मैं, कहां का न्याय है? अरे भाई रोकिए मेहदी साहब को, पार्टी के लोग रुकिए, मैं सलाह दूंगा समाजवादी पार्टी को, बड़ी पार्टी है विपक्ष में, पुरानी पार्टी है, मुलायम सिंह जैसे लोग उसको लीड किए हैं, हास्यास्पद बातों से बचे, उससे चेहरा और खराब हो रहा है। पराजय को इतनी बड़ी चीज थी, उन्होंने कि अल्ले बल्ले कुछ भी बोलने लगे, उसमें झटका खा के। राजनीति में है तो जय पराजय रहेगी, ये चलता नहीं है। दूसरे मुद्दे हैं, नहीं हमको टेलीफोन करिए, हम बता देंगे किन मुद्दों पे आप बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बिक रहा, ये बिक ही नहीं रहा कहीं कि ये तो गलत सरकार, अवैध सरकार है। कोई मानेगा? हंस रहे बच्चे, हंस रहे। कल आपके बड़े नेता ने ये कहा, ठीक नहीं, ओपी सिंह की नहीं, हम कहें दीपक मिश्रा की पार्टी की भी सरकार आई होती तो भी मैं उसको उतना ही वैलिड मानता। लोकतंत्र में हम चुनाव में भाग भी ले रहे और फिर ऐसी बात भी कह रहे, ये ठीक नहीं, ये लोकतंत्र के माथे पर थूकने जैसी बात है, ये ठीक नहीं मित्र ना, किसी के लिए ठीक नहीं। आज इनकी सरकार है, कल उनकी होगी, परसों किसी और की होगी। हम लोग नहीं रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों सरकार चला रही होंगी, ये भाषा ठीक नहीं। नहीं, कल मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि सरकार पर बुलडोजर कब चलेगा, ये अवैध सरकार है। बताइए, हंसने लगे लड़के सब। गंभीर बात करो, अच्छी बात करो उसमें। मैं समझना इस मेहंदी साहब, मैं प्रवक्ताओं से एक ही बात कहता हूं, अपने नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध रहिए, कटिबद्ध रहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि नेतृत्व ने जो बात, अगर 20 बातें बोली तो हम 20 दोहराएं। हम 19 दोहरा सकते हैं, एक छोड़ सकते हैं अगर उसमें कोई लोचा है। अब आपके पास मैं आता हूं जहां आपको बोलने का स्पेस मिलेगा। मेहंदी साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी पावर और पोजीशन का, और जो उसका एक सरकार का औरा होता है, उसका इस्तेमाल करके विपक्ष को अपने हिसाब से अलग अलग, जैसे पत्री में 12 खाने होते हैं ना, सब ग्रह उसमें अलग अलग बैठे होते हैं, इसलिए प्लेसमेंट का काम वो अपने हाथ में रखे कि कौन कहां कितनी क्या भूमिका निभाएगा समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए। क्या आपको लगता है इसमें भाजपा कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट है? आजम खान, शिवपाल एंड ऑल। मेहंदी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से ये सरकार बनी है, पूर्व में भी था लेकिन जब से ये दोबारा सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, यकीन मानिए आप, सरकारी मशीनरी का जिस तरीके से गैर वाजिब इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इतिहास साक्षी है। कभी आजाद भारत में इतना किसी सरकार ने नहीं किया था। अब बताइए साहब, सरकारी संस्थाओं की निगरानी के बगैर किसी पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, किसी का घर उजाड़ दिया जा रहा है। मैं अभी तो आज मेहंदी साहब, आज बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं, आजम खान और शिवपाल, अभी उनकी चिंता करो, बुलडोजर साहब का क्या भला बुरा होना भैया। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। वहां घर लूटा जा रहा, आप बता रहे बुलडोजर। अमिताभ जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से तानाशाही तरीके से इस सरकार को चला रहे हैं। और रहा सवाल आजम साहब का, जहां तक आजम साहब की आपने बात किया, आजम साहब पे किस तरीके से कौन से मुकदमे हैं आपको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। ये आजम साहब के ऊपर कोई हत्या
या कोई बड़ा मतलब ऐसा मुकदमे, छोटे छोटे मुकदमे हैं, लेकिन जिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार आजम साहब हुए, ये आप भी जानते, हम भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी जानते हैं। आजम साहब के एक मिनट सुन लीजिए। अभी ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर। मैं पूर्व में कह चुका हूं कि ये समाजवादी पार्टी से ज्यादा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में। हम तो संघर्ष का परिवारवाद है। जहां पिता ने संघर्ष किया वहां बेटा संघर्ष कर रहा है। भटकाओ, ठीक है। अजीम इकबाल साहब, जो बात मेहंदी साहब ने कही उसमें कुछ सच्चाई है, कुछ नहीं भी है। केस बड़े भी थे, उसमें हरिजन एक्ट के भी केस थे, है ना, जो बहुत सीरियस एक्ट होते हैं। उसमें सरकारी जमीन का अपहरण भी था, बहुत से सीरियस केसेस थे। लेकिन अल्लाह के फजल से, हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं मैं, दीपक जी सुन लीजिएगा आप धैर्य से, बाद में आप दाएं बाएं करो। ये अल्लाह के फजल से इन्वर्टेड कॉमा में जो मौसम बदला और ठंडी खुशगवार हवाएं चली, उन्होंने बड़े बड़े केस के बंधन काट दिए। क्या अब आपको लग रहा है कि ईद या ईद के आसपास कुछ ऐसा मामला बन सकता है कि आजम साहब लंबी उसके बाद बाहर आ जाएं और फिर जरा ढोल नगाड़ा कुछ भंगड़ा अंगड़ा हो? पूरी उम्मीद है न्यायालय पर, और काफी अरसा हो गया है उनको प्रताड़ना झेलते हुए, और अदालत ने उनकी सुनवाई भी कर ली है और सारे मामलों में उनको जमानतें भी मिल चुकी हैं। तो अब हम उम्मीद तो लगाए बैठे हैं, ईद का करीब मौसम आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है हमारे बीच में हो माननीय आजम खान साहब। और ये सबसे बड़ी देखने सोचने की बात यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात पर गौर करना चाहिए। इतनी नाराजगियां सामने आ रही हैं, शिवपाल जी भी नाराज हो रहे हैं, माननीय आजम खान साहब के साथ जो हुआ वो भी नाराज हो रहे हैं, उनके समर्थक हम जैसे लोग भी दिल दुखा के बैठे हुए हैं, वो भी नाराज हो रहे हैं। तो इस पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय अखिलेश यादव जी को कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो मरहम रखने की बात करना चाहिए। कोई बात नहीं उठ रही है, कोई सवाल हमका जवाब नहीं आ रहा है, तो बताइए आदमी कहाँ क्या सोचेगा फिर? नहीं तो रिश्ता नाता तोड़ लिया। नहीं, रिश्ता नाता ईद के बाद हमारी नाराजगी है, हम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपने नेता से। अपने नेता से शिकायत नहीं करें तो बताइए किससे करें? हमारे नेता है अखिलेश यादव जी, अगर हम अपने नेता से एक बात बताओ भैया, एक मजा आज अच्छी बात बहस करो। मैं आज उत्तेजक बहस के मूड में नहीं हूं, वरना आप जानते हो मैं कर सकता हूं। मैं पूछ रहा हूं, आज सुन लो इकबाल साहब, तलाक हो गई या इद्दत में है मामला अभी है? मैंने कहा हुजूर तलाक हो गई, मामला सेपरेट हो गया, या अभी तो कहीं कुछ जुड़ा हुआ है, इद्दत चल रही है? ऐसा है मान्यवर महोदय, हम एक बात जानते हैं, हमारे नेता मोहम्मद अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है, और तमाम मुसलमानों के नाम पर अखिलेश यादव जी ने जो वोट हासिल किया है। इकबाल साहब एक मिनट, हमारा वोट मिला तुम्हें, लेकिन आपने हमारा नाम भी नहीं ले रहे हैं आप। एक बात तो सुन लो, हमारी परेशानियों को उठाने की तो आप छोड़ दीजिए, हमारा नाम भी लेना बंद कर रहे हैं। एक मिनट सुन लो वकील साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नेता के जो ये ऐसे बुरे दिन कटे हैं, इतने मुकदमे लगा दिए जिसमें बकरी चोरी से लेके और डायनासोर चोरी तक सब उनके ही खाते डाल दिए हैं, पश्चिम में कहीं कुछ चोरी हुई तो आजम खान के नाम रिपोर्ट लिखा दी, तो क्या आपको लगता है इसके लिए मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, जैसा क्या शिवपाल यादव ने कहा? क्या आजम खान और उनके समर्थक भी ऐसे मानते हैं? परिवार में किसी एक व्यक्ति के साथ जब दुख होता है तो उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी, माननीय अखिलेश यादव जी को भी जिस तरह से आजम खान साहब के मामले में पैरवी करनी चाहिए थी, जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए थी, जिस तरह से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए थी, बड़ा आंदोलन होना चाहिए था। माननीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है।